आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम अपनी कहानी रानी चबोली का भाग 8 शुरू करेंगे। भाग 8 शुरू करने से पहले मेरी आपसे प्रार्थना है कि प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 8। काष्ठ शिल्पी के मित्रों ने पूछा, मित्र तुम आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? काष्ठ शिल्पी ने उत्तर दिया, इस नगर में कला पार्क ही है कहाँ? अपने गांव में कलाकार को वह सम्मान और महत्व नहीं मिलता जो परदेश में मिलता है। मैं तो चाहता हूँ कि धन उपार्जन करने परदेश जाऊँ। भाग्य ने साथ दिया तो संपन्न भी हो जाऊंगा और कीर्ति भी अर्जित करूंगा। स्वर्णकार ने कहा, तुम कहते तो यथार्थ हो, किंतु परिवार को छोड़कर जाना पड़ेगा। क्या परिवार के बिना अकेले रह सकोगे? काष्ठ शिल्पी बोला, मित्र कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा ही। फिर मैं सदैव के लिए कहाँ जा रहा हूँ? 2-4 वर्ष बाद लौट आऊंगा। ब्राह्मण मित्र ने कहा, शिल्पी भाई यथार्थ कहते हो। ज्ञान और विद्या की कीमत तो परदेश में ही होती है। इस छोटे से नगर में मेरे ज्ञान का भी क्या उपयोग हो रहा है? मंत्रों का उपयोग नहीं किया तो मुझे लगता है मेरा ज्ञान व्यर्थ चला जाएगा। मैं भी परदेश जाने की भावना रखता हूँ। चारों मित्रों में अधिक मित्रता थी। स्वर्णकार और वस्त्र शिल्पी ने कहा, जब तुम दोनों परदेश जाना चाहते हो तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा? तब चारों मित्र परदेश यात्रा के लिए तैयार हो गए। परिवार वालों ने उन्हें शुभकामना सहित विदाई दी। प्राचीन काल में यात्राएं निरापद नहीं थीं। यातायात के साधन सीमित थे। सघन वन में हिंसक पशु, लुटेरों आदि का भय यात्रियों को सदा बना रहता। चारों यात्री प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए यात्रा कर रहे थे। देवयोग से यात्रा में एक रात जंगल में बिताने का अवसर आया। चारों ने निश्चित किया, भयानक जंगल है, इसीलिए रात्रि के प्रत्येक पहर में एक एक व्यक्ति जागकर पहरा देगा। संकट आने पर प्रहरी शेष लोगों को जगा देगा। सबसे पहले रात्रि के प्रथम पहर में सुधार, द्वितीय पहर में दर्जी, तृतीय पहर में स्वर्णकार और रात्रि की अंतिम पहर में ब्राह्मण जागकर पहरा देंगे। रात्रि का प्रथम पहर प्रारंभ होते ही सुधार का पहरा प्रारंभ हुआ। उसने सोचा, बैठे बैठे रात काटना अत्यंत कठिन है, नींद आने लगेगी, क्यों न कोई कार्य किया जाए। उसने लकड़ी का एक बड़ा लट्ठा उठाया और उससे नारी मूर्ति तराशने लगा। धीरे धीरे काष्ठ में नारी की आकृति उभरने लगी। जब प्रतिमा तैयार हुई तो वह स्वयं ही अपनी कलाकृति पर मुग्ध हो गया। सानुपातिक देह, तीखे नयन, नक्श, उसकी कलाकृति का सौंदर्य अप्रतिम था। वह युवा नारी की प्रतिमा को निहारता रहा और विचार करने लगा, काश इतनी सुंदर कोई जीवित युवती होती तो उसे पाने के लिए मैं अपना जीवन ही दांव पर लगा देता। किंतु किसी निर्जीव कलाकृति से यथार्थ सुख की कल्पना करना मात्र मृग तृष्णा के समान है। फिर सोचा, और कुछ ना हो, यह कलाकृति मुझे संपन्न बनाने के लिए ही पर्याप्त है। किसी बड़े शहर में इसे ले जाकर बेच दूंगा। काष्ठ शिल्पी अपलक उस प्रतिमा को देख रहा था। उसका रूप और सौंदर्य देख उसे तृप्ति नहीं हो रही थी। पहला पहर समाप्त हुआ। काष्ठ शिल्पी ने वस्त्र शिल्पी को जगाते हुए कहा, मित्र रात्रि का प्रथम पहर बीत गया, जागो और पहरा दो। वस्त्र शिल्पी जागा और बोला, बड़ी जल्दी रात्रि का प्रथम पहर बीत गया। वह आलस्य त्याग कर पहरा देने बैठ गया। किंतु कुछ क्षण पश्चात ही चंद्र के प्रकाश में नारी प्रतिमा को देखकर विस्मित हो उठा। इस युवती के रूप और सौंदर्य की किसी से तुलना नहीं की जा सकती। यह प्रतिमा अत्यंत सुंदर है, किंतु निवस्त्र है। काष्ठ शिल्पी ने एक पहर में प्रतिमा का निर्माण कर सका, तो क्या मैं इसे सुंदर परिधान नहीं पहना सकता? उसने अपने सामान में से रेशमी वस्त्र निकाले, रंगों का चयन किया और काष्ठमयी प्रतिमा का नाप लेकर वस्त्र सीने लगा। वस्त्र बनाकर उसने उस काष्ठ मूर्ति को वस्त्रों से सुसज्जित कर दिया।
सुंदर वस्त्रों में असुंदर नारी भी सुंदर दिखने लगती है। फिर यह तो अत्यंत सुंदर प्रतिमा थी, अति सुंदर लगने लगी। सहसा सुदूर से शेर की आवाज सुनाई दी। उसकी विचार श्रृंखला टूट गई और वह सावधान होकर आवाज सुनने लगा। सोचा यदि शेर समीप आए तो आत्मरक्षा के लिए अपने तीनों मित्रों को जगा दूं, किंतु धीरे धीरे ध्वनि कम होती गई। कोई संकट ना देखकर फिर वह प्रतिमा को देखने लगा। समय कभी रुकता नहीं, कभी ना रुकने वाली गति का नाम ही समय है। अर्धरात्रि बीत गई। वह अपने मित्र स्वर्णकार से बोला, मित्र जागो, मध्यरात्रि बीत चुकी है। आंखें मलता हुआ स्वर्णकार जाग कर बैठ गया और बोला, अच्छा अब तुम विश्राम करो, मैं जागता हूँ। कुछ देर पश्चात स्वर्णकार ने चांदनी के उज्जवल प्रकाश में वस्त्रों से सुसज्जित एक नारी को देखा। आश्चर्य! इस भयानक जंगल में यह नारी कहाँ से आई? यह कोई छलावा है, डायन है या प्रेतनी है या बनदेवी? वह भयभीत हुआ। फिर सोचा, नारी से क्या डरना। वह उस नारी के समीप गया, किंतु वह ना बोली, ना अपने स्थान से हटी। उसने फिर उसे ध्यान से देखा और बोला, ओह, ये तो मूर्ति है, मैं तो इसे जीवित समझ रहा था। उसने सोचा, पर यह कितनी सुंदर है, इसके वस्त्र पहने और किंतु आभूषणों के बिना नारी शोभा नहीं देती। आभूषण नारी की सुंदरता, संपन्नता व सौभाग्य के सूचक हैं। क्यों न इसे गहने पहनाकर सजा दूं। और वह आभूषण बनाने लगा। उसने कंठहार, करधनी, चूड़ियां, नथनी, कुंडल आदि अनेक आभूषण बना दिए, मूर्ति को पहना दिए। सुंदरता, वस्त्र और आभूषणों से सज्जित नारी मूर्ति अब पूर्ण युवती लग रही थी। स्वर्णकार ने ब्राह्मण से कहा, मित्र जागो, रात्रि का अंतिम पहर प्रारंभ हो चुका है। ब्राह्मण ने कहा, बंधु, यह तो मेरे दैनिक जागरण का समय है, तुम निश्चिंत होकर सो जाओ, मैं मंत्र पाठ करता हूँ। तब ब्राह्मण उठा और मंत्रों का उच्चारण करने लगा। प्राची की छोर से बाल सूर्य जन्म लेने को व्याकुल हो रहा था। रश्मियां वसुधा के आंगन में उतरने को तत्पर थीं। नीलों में पक्षियों का कलरव गान कुछ कुछ प्रारंभ हो गया था। रात्रि की नीरवता विलीन होने में अधिक समय न था। प्रकृति सजीव हो उठी थी। इसी समय मंत्रवेत्ता की दृष्टि नारी की प्रतिमा पर गई। स्वर्ण वर्ण की प्रतिमा पर चांदी का धवल उज्ज्वल प्रकाश अनुपम सौंदर्य का बोध करा रहा था। मंत्रवेत्ता उस प्रतिमा के आकर्षण में मंत्र पढ़ना ही भूल गया और उसके आकर्षण में बंधा प्रतिमा के निकट आया। काष्ठ की नारी मूर्ति पर वस्त्र एवं आभूषण देखकर वह समझ गया कि यह दुर्लभ कृति काष्ठ शिल्पी की कृति है और इसका श्रृंगार वस्त्र शिल्पी और स्वर्णकार मित्र ने किया है। किसी भी कला के प्रति अनुराग हो तो समय बिताना कठिन नहीं होता, अन्यथा बिना काम का एक एक क्षण बिताना कठिन हो जाता है। मंत्रवादी का चिंतन मुखर हो उठा। वह सोचने लगा कि जब काष्ठ शिल्पी प्रतिमा का निर्माण कर सकता है, दर्जी उसके वस्त्र बना सकता है और स्वर्णकार उसे आभूषणों से सजाकर सौंदर्य में वृद्धि कर सकता है, तो मैं भी अपनी मंत्र शक्ति का उपयोग क्यों ना करूं। विद्या सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, क्या उसकी उपयोगिता शून्य है। अभी तीनों मित्र जागेंगे, एक दूसरे की कला की प्रशंसा करेंगे और मेरी हंसी उड़ाएंगे। आखिर मेरी विद्या की उपयोगिता क्या है। सहसा उसके मन में एक विचार आया, यदि रूप और सौंदर्य की यह मूर्ति जीवित होती है तो संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी होगी। यह विचार आते ही उसने प्रतिमा को मंत्र द्वारा प्राण प्रतिष्ठा देने का निर्णय किया। जीवनदायी मंत्रों का उच्चारण करने के कुछ समय बाद काष्ठ मूर्ति जीवित हो उठी। एक सुंदरतम अनुपम नारी, मंत्रवादी ने स्वयं से कहा, मैंने मूर्ति में प्राण फूंके, उस सुंदरी पर सर्वाधिक अधिकार मेरा है, मैं इसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। सूर्योदय का समय हो चुका। सूर्य की किरणें चेहरे पर पड़ते ही तीनों मित्र जाग उठे। मंत्रवादी ब्राह्मण नारी की प्रतिमा के पास खड़ा था। तब तीनों मित्र उसके पास पहुंचे और बोला, मित्रों देखो, मेरी मंत्र शक्ति देखो, मैंने काष्ठ की मूर्ति में सांसों का संचार कर दिया।
अब यह युवती हमारी तुम्हारी तरह बोल सकती है और प्रत्येक मानवीय कार्य एवं व्यवहार कर सकती है। मैं इस सुंदरी से विवाह करूंगा। तीनों एक दूसरे के मुंह देखने लगे। काष्ठ शिल्पी ने मौन तोड़ा और बोला, मित्र, तुम इससे कैसे विवाह करोगे? मैं इस कृति का निर्माता हूँ। इस युवती से विवाह करने का अधिकार मेरा है। ब्राह्मण ने कहा, कोई काष्ठ की मूर्ति से विवाह करता है जो तुम करते? तुमने तो सिर्फ काष्ठ की मूर्ति बनाई। काष्ठ शिल्पी बोला, यदि काष्ठ की मूर्ति होती ही नहीं तो तुम प्राणों का संचार किसमें करते? मैंने अपने शिल्प कौशल से इसे इतना कलात्मक और आकर्षक बनाया था कि तुम इसमें प्राणों का संचार करने के लिए विवश हो गए। यदि यह कुरूप होती तो क्या तुम प्राणों का संचार करते? मैंने जो नारी प्रतिमा बनाई थी वह यही है। मैं इससे विवाह करूंगा। मेरा अधिकार प्रथम और वास्तविक है। दोनों किसी निर्णय पर पहुंचते इसके पूर्व ही वस्त्रशिल्पी बोला, इस पर अधिकार तो मेरा है। क्या कोई नग्न नारी से विवाह करना पसंद करेगा? मैं यदि इसे वस्त्र ना पहनाता तो ना स्वर्णकार इसे आभूषणों से सजाता और ना ब्राह्मण देवता इसमें प्राण प्रतिष्ठा करते। इसको नारी रूप में देखने का मेरा योगदान कम नहीं है। मैं इससे विवाह करूंगा। स्वर्णकार ने कहा कि तीनों ही मित्र इससे विवाह करने की कामना करते हैं, क्यों ना वह भी अपना पक्ष प्रस्तुत करे। वह बोला, संसार की सभी नारियों को आभूषण प्रिय है। आभूषण के बिना नारी अधूरी है। आभूषणों के अभाव में वह कभी संतुष्ट नहीं होती। मैंने श्रम करके कलात्मक आभूषण बनाकर इसको पहनाए हैं। मैं ही इसके विवाह करने का अधिकारी हूँ। ब्राह्मण ने कहा, संपत्ति, नारी और भूमि विवाद का मूल कारण है। यात्रा के प्रारंभ में ही विवाद प्रारंभ हो गया तो संपत्ति उपार्जन करने के लक्ष्य में हम भटक जाएंगे और वर्षों की हमारी मित्रता शत्रुता में परिवर्तित हो जाएगी। इसीलिए विवेक से काम लेना चाहिए। एक युवती और 4 पति, यह युग धर्म के विपरीत है। यह नीति के भी विपरीत है। यह सुंदरी किसी एक की पत्नी हो सकती है। इसीलिए विवेकपूर्ण निश्चय करो। यदि परस्पर लड़ते रहो तो बात बढ़ जाएगी और परिणाम दुखद होगा। तीनों मित्रों ने कहा, तुम विद्वान हो, कोई मार्ग बताओ। मंत्रवेत्ता ब्राह्मण ने कहा, यह निर्णय इसी सुंदरी पर छोड़ दो। जिसे यह पति के रूप में स्वीकार करे उसी की पत्नी। यह युग धर्म के अनुकूल भी है। इससे परस्पर विवाद का निराकरण भी हो जाएगा और हमारी मित्रता भी बनी रहेगी। शेष तीनों ने मंत्रवेत्ता ब्राह्मण को धन्यवाद दिया और कहा, बंधु, तुम्हारा परामर्श श्रेष्ठ है, हम इसे स्वीकार करते हैं। चारों मित्रों ने अलग अलग सुंदरी को अपना परिचय दिया, पर उसने किसी को भी अपना अभिप्राय नहीं बताया। तब चारों मिलकर सुंदरी के पास गए और बोले, सुंदरी, तुमने हम चारों का अभिप्राय समझ लिया है। अब अपना निर्णय बताओ। स्वेच्छा से तुम किसे अपना पति स्वीकार करती हो? रूप सी युवती ने मृदुल एवं मादक स्वर में उत्तर दिया, मुझे यह जानकर सुख मिला कि तुम चारों सच्चे मित्र हो। किसी ने एक दूसरे की आलोचना या बुराई नहीं की, केवल संक्षेप में अपनी बात कही। मैं किससे विवाह करूंगी, किसे अपने पति के रूप में चुनूं, इसका निर्णय आप सबने मुझ पर छोड़ दिया। किंतु इस संसार में आए हुए मुझे बहुत ही अल्प समय बीता है। मैं नहीं जानती कि विवाह क्या होता है, पति क्या होता है। सब सुखी रहने का आश्वासन दे रहे हैं, किंतु मैं सुख दुख दोनों से अपरिचित हूँ। मैं कोई निर्णय नहीं ले पा रही हूँ। मुझे ज्ञात हो चुका है कि मुझे वर्तमान रूप में लाने में आप सभी का योगदान है। आप चारों मिलकर जो निर्णय देंगे मैं उसे सहर्ष स्वीकार कर लूँगी। चारों मित्र परेशान थे। वे व्यवसाय करने के लिए निकले थे, किंतु ऐसी उलझन में फंस गए कि व्यापार करना भूल गए। इस उलझन में जुड़ गए जिसका निदान खोजे नहीं मिल रहा है। चारों मित्रों ने बैठकर विचार किया कि हमें कोई ऐसा निर्णय लेना चाहिए जिससे यह समस्या सुलझ सके। बहुत विचार विमर्श के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि राज दरबार में चलना चाहिए। मंत्रवादी ने कहा, मित्रों, मैं तुम्हारी राय से सहमत हूँ, किंतु इस युवती के माँ बाप तो है नहीं, ना कोई दूसरा सगा संबंधी।
यदि राजकीय संपत्ति समझकर उन्हें अपने पास रख लिया, इसके रूप पर मोहित होकर इसे रानी बना लिया, तब हम चारों क्या करेंगे? सभी का श्रम अर्थहीन हो जाएगा। पहले यह ज्ञात कर लेना जरूरी है कि इस प्रदेश का राजा न्यायप्रिय है या नहीं। कामी तो नहीं। राजा की न्यायप्रियता और विलासिता प्रियता प्रजा से छिपी नहीं रहती। पहले राजा के बारे में ज्ञात करो। चारों ने विभिन्न व्यक्तियों से पूछा तो ज्ञात हुआ कि राजा अत्यंत न्यायप्रिय है, धार्मिक प्रवृत्ति का है। चारों ने निश्चय किया कि राजा से ही न्याय प्राप्त करेंगे। सुंदरी ने कोई निर्णय नहीं दिया। अंततः समस्या को सुलझाने का कोई सूत्र नहीं मिल रहा है। चारों में से कोई भी अपना अधिकार छोड़ने को तैयार नहीं है। मंत्रवादी ने सोचा, मैं अपनी मंत्र शक्ति से इसके अस्तित्व को ही समाप्त कर दूंगा तो पुनः काष्ठ प्रतिमा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी और विवाद भी समाप्त हो जाएगा। किंतु वह अपने विचार को मूर्त रूप नहीं दे पा रहा था। वह विद्वान था, प्रत्येक कार्य के गुण दोष पर विचार करता था। भाग्य से काष्ठ प्रतिमा मेरी मंत्र शक्ति से नारी रूप में परिवर्तित हो गई। किसी अज्ञात शक्ति ने उसे जीने का अधिकार दे दिया। मैं अब उसे छीनने वाला कौन होता हूँ? मंत्र शक्ति का उपयोग निर्माण के लिए किया जाता है, विनाश के लिए मंत्र शक्ति का उपयोग करना वर्जित है। अहिंसा ही परमो धर्म है। सभी धर्मों में अहिंसा का स्थान सर्वोपरि है। स्वार्थ के लिए मैं अपना धर्म क्यों छोड़ूं? मेरी मंत्र शक्ति से यह नारी काष्ठ प्रतिमा के रूप में परिवर्तित न होकर मृतदेह में परिवर्तित हो गई तो हत्या का अपराधी समझा जाऊंगा। सभी देख रहे थे कि 4 पुरुष एक नारी यात्रा कर रहे हैं। हत्या के अपराध में राजा मृत्यु दंड भी दे सकता है। यदि मेरी मंत्र शक्ति से यह काष्ठ प्रतिमा के रूप में परिवर्तित हो गई तो तीनों मित्र नाराज हो जाएंगे, क्रोधित होकर मारपीट भी करेंगे। अरे मैं भी कैसा मूर्ख हूँ जो अनिष्ट बात सोचता हूँ। अभी ये जब निर्णय ही नहीं हुआ तो निराश होने की क्या आवश्यकता है। राजधानी काफी दूर थी। कम से कम 2 माह का समय राजधानी पहुंचने हेतु चाहिए था। चारों ने निर्णय किया कि राजधानी पहुंचने से पूर्व सबको व्यवसाय करना चाहिए। जो संपत्ति साथ लाए थे वह धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। यदि कोई व्यवसाय नहीं किया तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। समस्याएं अंतहीन होती हैं। इस सुंदरी की लौकिक जीवन की कोई ज्ञान नहीं। यदि यह कहीं चली गई तो इसे खोजना कठिन हो जाएगा। यह किसकी पत्नी हो जब इसका निर्णय नहीं हो तब तक तीनों व्यक्ति आजीविका कमाएंगे और मंत्रवेत्ता इसे शिक्षा देगा और देखभाल करेगा। इसके आगे की कहानी सुनने के लिए आपको इस कहानी का भाग 9 सुनना होगा। मिलते हैं भाग 9 में। मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़।